जय हिंद दोस्तों। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे थे। एक आदमी चंडीगढ़ की सुखना झील के किनारे सैर कर रहा होता है। तभी उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झील में एक लाश तैरती हुई नजर आती है। वो तुरंत पुलिस वालों को खबर पहुंचाता है। पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। लाश की शिनाख्त की जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह लाश एक डीआईजी की लाश यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की लाश होती है। 12 जुलाई की रात को जोगेंद्र सिंह आनंद, जो कि डीआईजी के पद पर तैनात थे, वो अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ एक पार्टी में चंडीगढ़ सेक्टर 10 में गए। घर आकर कुछ घर वालों ने उनसे कहासुनी कर दी और सुबह खबर मिलती है कि उनकी लाश झील में बरामद हुई है। शुरुआत में केस लोकल पुलिस के पास जाता है, उसके बाद वो सीबीआई को दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह केस उसके बाद सेशन कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में भी जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट दी जाती है। जय हिंद। झील के अंदर से मिली एक लाश की शिनाख्त की गई तो पता लगा कि वो डीआईजी की थी। इस पर चला काफी इंक्वायरी का सिलसिला। यह केस कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी फाइल सीबीआई के पास, कभी लोकल पुलिस के पास। हैरान कर देने वाली यह फाइल। आइए इसकी केस स्टडी को आगे जानते हैं। मगर बड़ी संख्या में आप यह वीडियो देख तो रहे हैं, मगर उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर जरूर करें। दिन है 12 जुलाई, रात के 9 साढ़े 9 बजे हैं। डीआईजी जोगेंद्र सिंह आनंद अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ अपने दोस्त गुलेरिया के यहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित घर में जाते हैं। उनका अपना घर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में था। वो पार्टी में सोशलाइज होकर और थोड़ा ड्रिंक करके घर वापस आ जाते हैं और उनकी बेटी इस पार्टी में नहीं जाती है। सुबह अचानक घर के पास जो लेक है वहां पर एक लाश मिलती है। पुलिस को फोन किया जाता है और मालूम पड़ता है कि यह लाश डीआईजी साहब की है। यह केस रातों रात हाई प्रोफाइल हो जाता है। लोकल पुलिस शुरुआत में यह दावा करती है कि डीआईजी साहब ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली है और फाइनली यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई को केस सौंप देना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। कहते हैं सीबीआई केस की जड़ तक को निकाल ले आती है। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, उसकी छानबीन शुरू की, मगर कोर्ट में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने रखे गए जिनको सुनकर सब चौंक गए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से जो निकलकर सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। जोगेंद्र सिंह आनंद 12 जुलाई की रात को अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ पार्टी अटेंड करने जाते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया कि डीआईजी जोगेंद्र सिंह आनंद का कथित तौर पर एक अफेयर चल रहा था और वो महिला जिनके साथ उनका ये अफेयर चल रहा था वो इस पार्टी में मौजूद थी। जोगेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के सामने उनसे बातें की और जैसे ही वो पार्टी से बाहर आए, उनकी पत्नी उनसे लड़ने झगड़ने लगी। लड़ते झगड़ते गाड़ी में जब वो घर पहुंचे तो घर जाकर भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। काफी देर बहस हुई, दोनों तरफ से काफी मुद्दे उछाले गए। उसके बाद डीआईजी साहब ऊपर अपने कमरे में चले गए और उनकी पत्नी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि डीआईजी साहब को एक कथित तौर पर फोन आता है और वो एक महिला से बात करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो महिला की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें नीचे खड़ी उनकी पत्नी सुन लेती है, जिसकी वजह से घर में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। घर में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उनके बच्चे, भतीजा, बेटा और बेटी सब बचाव करने आते हैं। दोनों पक्षों को समझाया जाता है कि इस बात को गुस्से से नहीं सुलझाया जा सकता, मगर डीआईजी साहब को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो अपना सर्विस वेपन मांगने लगते हैं। किसी तरह से उनका बेटा उन्हें शांत करता है। इतनी गर्मा गर्मी के बीच कथित तौर पर डीआईजी साहब बाथरूम में चले जाते हैं और वहां वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो वहां पर पड़ी इंसेक्टिसाइड की बोतल को पी लेते हैं, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी के मुताबिक थोड़ी देर बाद डीआईजी साहब घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनका बेटा, भतीजा उनके पीछे जाते हैं और उन्हें किसी तरह मनाकर वापस लेकर आते हैं। अब रात के 11 बजे हैं और इतने में उनकी पत्नी अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके मन में गुस्सा और गुबार अभी तक भरा हुआ है।
वो अपने पति का किसी बात पर लेकर मजाक उड़ाने लगती है। उसके ठीक 20 मिनट बाद वो गाड़ी उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। उसके ठीक 20 मिनट बाद वो वापस आ जाती है और घर पर फिजिकल फाइट यानी अपने पति के साथ हाथापाई शुरू कर देती है। उसके मन में अभी तक गुस्सा भरा होता है और वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल रहा होता, इसलिए वो लड़ाई जारी रखती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी पहले डीआईजी के गले को पकड़ती है और काफी जोर से चिल्लाती है किल किल यानी मारो मारो। उनका गला कसकर पकड़ लेती है। उसके बाद उनके गुप्त अंगों पर वार करती है और अचानक से डीआईजी साहब फर्श पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। पत्नी अपना सर पकड़कर गिरे हुए डीआईजी के पास बैठी है और सोच रही है कि ये सब चंद पलों में क्या हो गया। वो उठकर जैसे ही उनके सांस को चेक करती है, उसे मालूम देता है कि शायद अब डीआईजी साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और तीनों को यह समझाती है कि यदि उन्हें पुलिस के चक्करों से बचना है तो इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो अपने बेटे, भतीजे और बेटी को यह सलाह देती है कि क्यों ना इनकी लाश को कार की डिग्गी में डालकर सुखना लेक में फेंक दिया जाए। तीनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। उनकी लाश को उठाया जाता है, गाड़ी की डिग्गी में डाला जाता है, मगर कहते हैं अपराधी से कोई ना कोई सुराग छोड़ ही दिया जाता है। डीआईजी साहब की लाश का एक अंग जाकर गाड़ी की डिग्गी में जोर से लगता है और वहां एक निशान छोड़ जाता है। किसी तरह वो लाश को झील में जाकर फेंक देते हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस के पास से ये खबर आती है कि लाश जो बरामद हुई है वो किसी और की नहीं, डीआईजी साहब की है, जो कि बीएसएफ में जोधपुर में पोस्टेड थे। इन्वेस्टिगेशन जब थोड़ी और आगे चलती है तो यह मालूम देता है कि डीआईजी साहब के मर्डर के बाद उससे अगले दिन उनकी पत्नी डीआईजी के कजन के घर जाती है, जिनका घर सेक्टर 36 में था, और उनसे पैसों की मांग करती है। और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे कजन के पास भी जाती है और वहां पर भी पैसों की मांग करती है। बात सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होती, कथित तौर पर कुछ और फैक्ट्स भी सामने आते हैं। जोगिंदर सिंह का लड़का अगले दिन वहां से एक गोल्फ क्लब जाता है, वहां पर वो अपने घर फोन करता है और कुछ बात इंग्लिश में बोलता है। वहां खड़े चौकीदार ने यह बताया कि वो बात समझ नहीं पाया। उसने सुनने की तो बहुत कोशिश की, मगर उसे अंग्रेजी ना आने की वजह से वो इस राज को नहीं समझ पाया। तीसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि सुबह 3 बजे दोनों लड़के यानी डीआईजी साहब का बेटा और भतीजा पड़ोसी के यहाँ स्कूटर की डिमांड करने जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी हमें नहीं मिल रहे, हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं, इसके लिए हमें स्कूटर चाहिए। वो काफी हैरान परेशान नजर आ रहे होते हैं। चौथी बात जो कथित तौर पर सामने आई वो ये थी कि उनकी बीवी जो 20 मिनट बाद घर वापस आ गई थी, वो नींद की गोलियां खा लेती है और सो जाती है। सुबह वो दरवाजा तक नहीं खोलती। उनका बेटा काफी परेशान हो जाता है। काफी देर बेटा भतीजा दरवाजा खड़काते रहते हैं, मगर डीआईजी साहब की पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। हैरान परेशान होकर दरवाजा तोड़ा जाता है और वहां पर अपनी माता को बेहोश देखकर बेटा परेशान हो जाता है। वो फटाफट उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में ले जाता है। वहां बेटा भतीजा डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरी माता को किसी तरह से बचा लिया जाए। डॉक्टर भी जी जान लगा देते हैं और किसी तरह से उन्हें होश में लाया जाता है। यह सब चल ही रहा होता है कि उसी वक्त पुलिस को लाश मिलती है, यानी ये दो घटनाएं साथ के साथ पैरेलल चल रही होती है। कथित तौर पर यह कहानी सन 1983 की है। महीना था जुलाई से अब अगस्त आ जाता है और बेटा, बेटी, भतीजा और उनके साथ एक नौकर सीबीआई इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इनकी बेटी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करती है। सीबीआई को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। वो भी मानते हैं कि बेटी बेगुनाह होती है, इसलिए बेटी को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। दिन है 19 सितंबर 1983। इस दिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नौकर को अप्रूवर यानी कि वायदा माफ गवाह बना लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी कुछ सवालों के जवाब अभी तक इस केस स्टडी से हम नहीं समझ पाए। सबसे पहला ये कि डीआईजी ने जहर क्यों खाया तो परिवार ने परेशान होकर डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। दूसरी बात, डीआईजी के अंकल पीजीआई से रिटायर्ड डायरेक्टर थे, जो कि एक काफी ऊंची पोस्ट मानी जाती है।
उस ओहदे के इंसान को भी घर पर नहीं बुलाया गया जब डीआईजी साहब ने जहर खा लिया था। एक और बात जो कानों में खनकती है वो ये है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाले बार बार क्यों बोल रहे थे। इसके अलावा एक बात जो और खनकती है वो ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 बार करवाई गई। जी हाँ, पोस्टमार्टम की जांच 2 बार हुई और दोनों बार कॉज ऑफ डेथ बिल्कुल अलग आया है। पहली बार दम घुटने से मौत हुई ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया और दूसरी बार गला घुटने या स्ट्रैंगुलेशन को मौत का कारण बताया गया। एक और बात जो समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि अगर परिवार ने ही ये सब करवाया था तो उन्होंने पोस्टमार्टम आखिर क्यों करवाया। कोर्ट में ये बहस भी काफी लंबे समय तक चली। ये भी सामने आया कि डीआईजी साहब अपने परिवार से बहुत लगाव रखते थे, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक रात में अगर ऐसा क्या हो गया कि उनके बच्चों ने ही उन्हें मारकर उनकी लाश तक को ठिकाने लगाने की योजना बना ली, ये बात भी कोर्ट के सामने रखी गई। एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि पड़ोसी के पास जब बच्चे स्कूटर लेने गए तो वो काफी हैरान परेशान थे। यदि उन्होंने ही कत्ल किया था तो वो इतने हैरान परेशान क्यों थे, क्योंकि इन चीजों की एक्टिंग करना काफी मुश्किल माना जाता है। पड़ोसी का ये बयान था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। आखिरी बात जो कोर्ट में रखी गई वो ये थी कि डीआईजी साहब की लाश के कपड़े कहाँ गए। ये भी काफी चिंताजनक बात थी कि उनके कपड़े डेड बॉडी पर नहीं थे। 11 मार्च 1996 को सेशन कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज पूरे परिवार पर लगा दिया। उसके बाद यह केस हाई कोर्ट में गया। वहां पर भी 3 मेन सवाल उठे। पहला सवाल ये था कि नौकर ने पहले बयान दिया था कि डीआईजी साहब घर से अकेले गए थे और फिर उसी नौकर ने ये बयान दिया कि वो बच्चों के साथ गए थे। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट थी। दूसरा मुद्दा ये उठा कि पहले लोकल पुलिस ने छानबीन के बाद ये कहा था कि ये एक सुसाइड केस है और बाद में ये एक मर्डर केस बन गया था। इस पर भी कोर्ट में काफी देर तक चर्चा हुई। तीसरी और सबसे जरूरी बात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। जी हाँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो 2 बार करवाया गया था वो 2 बातें कह रही थी। एक बात तो ये कह रही थी कि डीआईजी साहब की मौत दम घुटने से हुई है और दूसरी बात ये कह रही थी कि ये एक स्ट्रेट स्ट्रैंगुलेशन का केस है। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी। इन 3 मुद्दों पर नजर रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे परिवार को रिहा कर दिया और इस मामले से बाइज्जत बरी कर दिया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर भी 3 मुद्दों पर दलीलें दी गई। पहला मुद्दा ये कि डीआईजी साहब की वाइफ की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। दूसरा मुद्दा ये कि सर्वेंट गवाह नहीं बन सकता क्योंकि वो खुद भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल था। वो कोई थर्ड पार्टी नहीं था, वो परिवार का ही हिस्सा था, परिवार का ही सदस्य था, तो इसलिए उसे गवाह नहीं बनाया जा सकता। तीसरी बात जो सामने आई वो ये कि लोकल पुलिस भी पहले इस केस को सुसाइड ही कह रही थी और बाद में इस केस को मर्डर कहा गया, तो परिवार को यहाँ भी कोई ना कोई रियायत जरूर दी जानी चाहिए थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही आया और परिवार को राहत दी गई। इस केस स्टडी को लॉ के स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यूपीएससी के एस्पायरेंट्स भी। जय हिंद।